हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग नेशनलिज्म इन यूरोप नेशनलिज्म इन यूरोप जो है वो पढ़ेंगे और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है, मास्टर प्लान का हिस्सा है। जो हम लोगों ने मास्टर प्लान में डिस्कस करा था 10th को लेकर, या फिर बोला जाए 10th सीबीएसई को लेकर, उसको आज बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे। और ये राइज ऑफ नेशनलिज्म का पार्ट 1 होगा। क्या होगा? पार्ट 1। ये 2 पार्ट में आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं, तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देके चलना होगा। तो पार्ट 1 में जो मैं डिस्कस करूंगा आज, टॉपिक 1 और टॉपिक 2, क्योंकि आपके सिलेबस में ये 4 टॉपिक आ रहे हैं और ये दोनों टॉपिक कब होगा हमारा? पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे ये, ठीक है। जो पार्ट 1 में हमारा डिस्कस होगा वो हमारा होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड मेकिंग द नेशनलिज्म, ठीक है, और द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 टू 1848। तो ये दोनों टॉपिक हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे आज। और जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम पर आप लोगों को, अगर आप लोग टेलीग्राम का लिंक है जो हमारा, वो स्काइनॉमिक्स एकेडमी, स्काइनॉमिक्स एकेडमी 10th 11th 12th 10th 11th और 12th। तो अगर आप लोग जाके सर्च करेंगे तो वहां पर भी मिल जाएगा, और जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिखाई दे रहा होगा यार सॉरी, या फिर आपको यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग पार्ट 2 और ये हमारा पार्ट 1, ये दोनों हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और एक एक कर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे। ये दोनों बारे में, इन दोनों बारे में बहुत अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। तो सबसे पहले क्या है हमारा? फ्रेंच रेवोल्यूशन। जो पहला टॉपिक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड मेकिंग द नेशनलिज्म। देखो, नेशनलिज्म का मतलब होता है कि देशभक्ति का भावना। मतलब कोई भी इंसान जो है या कोई भी देश जो है वो नेशनलिज्म से गुजरा ही गुजरा है, जब तक उसे वो फ्रीडम ना मिला हो। जैसे हम लोग है, अभी इसके बाद वाला चैप्टर हम लोग जो पढ़ेंगे वो नेशनलिज्म इन इंडिया है कि नहीं? नेशनलिज्म इन इंडिया वाला। तो वो इंडिया वाले चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से ये बताया गया है क्या, कि हमें किस तरीके से आज़ादी मिली और किस तरीके से हमारे देश के लोगों में नेशनलिज्म का फीलिंग आया। तो हम लोग यहाँ पर फ्रेंच रेवोल्यूशन, क्योंकि फ्रेंच जो है, फ्रांस जो है वो यूरोप का पार्ट था, एंड मेकिंग द नेशनलिज्म एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन, और उसका आइडिया कैसे आया। तो देखो, आइडिया ऑफ द नेशन, सबसे पहले टर्म डिस्कस करते हैं। आइडिया ऑफ द नेशन क्या होता है? तो द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म इमर्ज्ड इन यूरोप ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। अगर 19th सेंचुरी के बारे में बात किया जाए तो 19th सेंचुरी में सबसे पहली बार जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो वहाँ इमर्ज हुआ, और वहाँ पर मार्क्ड एज अ डाउनफॉल ऑफ फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म का डाउनफॉल हुआ, मतलब जो वहाँ पर पहले से लोग जो था वो क्या था, कि उन लोगों को जोर जबरदस्ती किया जा रहा था, उन लोगों को हटाकर एक तरीके से रीबर्थ हुआ, है कि नहीं? रिनाइंसेस, रिनाइंसेस का मतलब होता है रीबर्थ। रीबर्थ का मतलब फिर से वो देश जो है वो, या नेशन जो है वो जिंदा हुआ, मतलब एक तरीके से किसी दूसरे के कब्जे में था पहले। अब क्या हो गया? नेशनलिज्म की फीलिंग की वजह से वहां पर वो देश जो था, वहां के देश जो थे वो वहां पर अपना मानने लगे वो देश, और एक तरीके से वहां से वो फीलिंग जनरेट हुआ। तो फीलिंग क्या है? नेशनलिज्म का फीलिंग है। नेशनलिज्म मतलब क्या होता है? आइडियोलॉजी विच इम्फेसिस, इम्फेसिस मतलब जोर, जो वहां पर जहां पर फेथफुलनेस हो, डिवोशन हो, एलिगेंस हो टू द नेशन, कि नेशन मतलब भाई ये हमारा देश है और हम अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ फीलिंग है किसी देश, किसी भी देश के लोगों में, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर नेशनलिज्म का फीलिंग है। जैसे हम लोग अपने देश के प्रति अच्छा सोचते हैं कि भाई हमारे देश के खिलाफ कोई बोलेगा तो हम लोग उसके खिलाफ हो जाएंगे। इसका मतलब क्या? नेशनलिज्म का फीलिंग जनरेट हुआ, वो एक आइडियोलॉजी है, ठीक है। दूसरा था फ्यूडलॉजी, फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म में क्या था? जो डाउनफॉल हुआ फ्यूडलिज्म का और नेशनलिज्म का फीलिंग उठा, ठीक है। उसमें हम लोग, फ्यूडलिज्म का मतलब होता है सोशल सिस्टम एग्जिस्टिंग इन द मिडाइवल यूरोप। जो मेडिएवल यूरोप में ये फीलिंग था पहले। पीपल वर्कड एंड फॉट फॉर अ नोबल हु हैव गिव देम अ प्रोटेक्शन एंड द लैंड इन द रिटर्न, कि एक तरीके से जो उनका जमीन है, जो जमीन पर काम कर रहे हैं उनकी जमीन के लिए लड़ाई करना, वो सब चीज़ जो जोर जबरदस्ती करता था, वायलेंस से जमीन को छीनना, बहुत अच्छे वो ना व्यवहार करना, तो वो सब सारा क्या था? फ्यूडलिज्म का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब आता है रिनाइंसेस। रिनाइंसेस का मतलब मैंने अभी बताया कि रीबर्थ होता है। रीबर्थ का मतलब फिर से नेशन का बर्थ होना, या फिर से एक तरीके से जो कब्जे में है, कब्जा वाला देश है, वो आज़ाद होना, फ्रीडम होना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिनाइंसेस बोलेंगे, ठीक है।
सोशल रिपब्लिक क्या होता है? इट इज अ सॉवरेन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनली डेडिकेटेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोशलिज्म, कि जो समाज के लिए जो सोशली इक्विप्ड नेशन है, मतलब एक तरीके से सोसाइटी को देख के चल रहा है, सोसाइटी को फॉलो करके चल रहा है, सोसाइटी को एक जुट करके चल रहा है, ग्रुप में लेके चल रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे सोशल रिपब्लिक। ठीक है, तो आई होप सो ये टर्म क्लियर होंगे। देखो टर्म क्लियर होने बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके बाद हम लोग मेन पॉइंट पर आएंगे। एक टर्म है क्या? लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। लिबर्टी का मतलब आपको छूट मिले भाई कि आप कुछ भी काम कर सकते हैं। इक्वालिटी मतलब चाहे वो आप मैन हो, चाहे वो वुमेन हो, चाहे आप गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, सब लोगों को एक इक्वल फ्रीडम मिलना चाहिए। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, कि सब लोग साथ में मिलकर कैसे रहें। तो यहाँ पर दिस वर्ड्स आर रिगार्डेड एज ए मोस्ट फेमस स्लोगन ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन का मोस्ट फेमस स्लोगन हमारे पास लिबर्टी और इक्वालिटी और फर्टिनिटी था। ठीक है, मैन एंड वुमेन्स आर बॉर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल राइट्स। ये बोला जाता था क्या कि भाई मैन और वुमेन क्या है कि दोनों जो है वो जन्म लेते हैं और उनको दोनों को इक्वल अधिकार है, उसमें कोई दोनों के बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए। मतलब मैन को ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए, वुमेन को कम तवज्जो नहीं देना चाहिए, मतलब एक तरीके से इक्वली ट्रीट करना है, और इक्वली ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म वाज इलस्ट्रेटेड बाय द फ्रेंच आर्टिस्ट नेम्ड फ्रेडरिक सोरियो। और जो सबसे पहली बार जो एक तरीके से फ्रेंच एक आर्टिस्ट हैं जिनका नाम फ्रेडरिक सोरियो था, वो उन्होंने सबसे पहली बार एक तरीके से नेशनलिज्म का फीलिंग डेवलप करने की कोशिश करी थी उन्होंने पेंटिंग के थ्रू। ठीक है, तो वो एक आर्टिस्ट है। क्लियर? तो इन 1848, तो 1848 में क्या हुआ भाई? ही प्रिपेयर अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स। उसने जो फ्रेडरिक सोरियो जो थे, उन्होंने 4 प्रिंट विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ द वर्ल्ड, कि उन्होंने अपने नजरिए से उन्होंने 4 प्रिंटिंग करी जो एक तरीके से डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक को डिनोट करता हो। मतलब किस तरीके से नहीं होता है कि भाई अब कोई चीज़ है, कोई पेंटिंग ऐसा हो कि जो तुम्हें मोटिवेट कर दे अपने देश के प्रति, तो वो डेमोक्रेटिकली कैसे रहा जाए, सब लोग साथ में कैसे रहें, और एक तरीके सोशली कनेक्टेड कैसे रहें। तो यहाँ पेंटिंग डिपिक्टेड हिज ड्रीम, उनका जो सपना था वो ये था कि किस तरीके से सारे लोग साथ में रहें डेमोक्रेटिकली और सोशल रिपब्लिक के रूप में। और एक तरीके से ये बोला गया, दिस वाज आल्सो इलस्ट्रेटेड द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। आज जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है वो यही मसाल लेके एक महिला खड़ी है। इसका मतलब क्या, वहां पर ये बोला जा रहा है कि भाई एक तरीके से यूनिटी कैसे बना के रखा जाए, कि है कि नहीं, लिबर्टी, फ्रीडम कैसे मिले हम लोगों को, उसके बारे में। और टॉर्च जो था उनके हाथ में, वो इनलाइटमेंट के बारे में बात कर रहा है। टॉर्च मतलब कि जो मसाल है, मसाल के ऊपर जो लाइट जल रही है, लाइट क्या करता है कि भाई सब लोगों को रोशनी मिलना चाहिए, और एक राइट ऑफ मैन, मतलब सबको एक सबका इक्वल अधिकार मिलना चाहिए। मतलब लिबर्टी, इक्वालिटी और फर्टिनिटी तीनों उनके पिक्चर्स में डिपिक्ट होता था, जो कि फ्रेडरिक सोरियो ने डिपिक्ट करा था। ठीक है, 4 प्रिंटिंग में। तो यहाँ से हम लोगों को ये पता चलता है कि 1848 में एक तरीके से ये चीज़ नेशनलिज्म का भावना शुरू हुआ। कहाँ पर? एक तरीके से फ्रांस में। तो फ्रेडरिक सोरियो के बारे में अगर लिखना आ गया तो क्या लिखोगे भाई? ही इज अ फ्रेंच आर्टिस्ट फेमस फॉर अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स। उनको 4 प्रिंट्स का एक सीरीज आया था प्रिंट का इन 1848, जो कि विजुअलाइज करता है डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक दोनों डिपिक्ट करता है। तो आई होप सो यहाँ से आप लोगों को थोड़ा सा क्लैरिटी आया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, बिना कोई देरी किए हुए फटाफट पढ़ लेते हैं भाई। एब्सोल्यूट मोनार्की के बारे में बात किया गया। एब्सोल्यूट मोनार्की होता है अ मोनार्की इन विच अ मोनार्क होल्ड अ सुप्रीम एंड एब्सोल्यूट पावर। अगर कोई एक बंदा पूरे देश को, पूरे नेशन को कंट्रोल करके चल रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट मोनार्की। मतलब वहां पर एक तरीके से राजशाही है। अ मोनार्की वाज नॉट लिमिटेड टू रिस्ट्रेन बाय द लॉ। उसको कभी भी कानून या कॉन्स्टिट्यूशन उसको रोकता नहीं है, वो जो चाहे वो कर सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट मोनार्की। जैसे हिटलर वगैरह था। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन एक अपराइजिंग इन फ्रांस अगेंस्ट द मोनार्की। मतलब जो फ्रेंच रेवोल्यूशन लाया गया था वो एक तरीके से मोनार्की के द्वारा, मोनार्की के खिलाफ लाया गया था। मतलब जो लॉ को, जो कानून को, जो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते थे, जो अपने देश को एक तरीके से अपने वश में करना चाहते थे, उनके खिलाफ लाया गया था फ्रॉम 1789 टू 1799। ठीक है, ये 10 सालों में, विच रिजल्टेड इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फ्रांस एज ए रिपब्लिक। जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के थ्रू फ्रांस को रिपब्लिक किया गया। रिपब्लिक का मतलब होता है कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना और फ्रीडम तरीके से रहना, जो कि फ्रांस ने करके दिखाया। ठीक है, ये समझ में आ गया।
अब एक वर्ड आता है कि ला पैट्रे और एक आता है ले सिटीजन। ये दोनों वर्ड जो था बहुत फ्रेंच रेवोल्यूशन में बहुत यूज हुआ था, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन किया गया था उसमें। अब ला पैट्रे का मतलब होता है आवर फादरलैंड। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हमारी मातृभूमि, मतलब आर मदरलैंड हम लोग जिस तरीके से बोलते हैं हमारे इंडिया में, सेम उसी तरीके से ला पैट्रे का वर्ड इस्तेमाल किया गया कि जो हमारा ये फादरलैंड है वो हम लोगों से कोई छीन नहीं सकता है। और ये ले सिटीजन मतलब क्या, द फ्रेंच वर्ड यूज द सिटीजन मतलब क्या, जिसके बारे में क्या, सिटीजन के, हम लोग सारे सिटीजन एक तरीके के इस फादरलैंड के हैं और हम लोग यहीं पर रहेंगे। क्लियर। एक फिर आगे नेपोलिक कोड भी आया था, नेपोलियनिक कोड। ये एक सिविल कोड ऑफ 1804 में इंट्रोड्यूस किया गया था बाय नेपोलियन के द्वारा, एंड ही इज नोन एज अ नेपोलिक कोड। मतलब एक तरीके से नेपोलियन के द्वारा जो कोड इशू किया गया था उसको हम लोग नेपोलिक कोड बोलते हैं। डिड नॉट अवे विथ ऑल द प्रिविलेज बेस्ड ऑन द बर्थ, इस्टेब्लिशमेंट, इक्वालिटी बिफोर अ लॉ एंड सिक्योर्ड अ राइट टू प्रॉपर्टी। एक तरीके से ये कोड जो था वो डिड नॉट अवे विथ ऑल द प्रिविलेज, कि जो भी प्रिविलेज है वो बर्थ के हिसाब से, इस्टेब्लिशमेंट, इक्वालिटी के हिसाब से, एंड सिक्योर्ड राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया गया था यहाँ पर कि किस तरीके से उनको दिया जाए और किस तरीके से नहीं दिया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ नेपोलिक कोड के बारे में भी समझ गया। देखो ये सब चीज आ सकता है कि व्हाट डू मीन बाय नेपोलिक कोड, ला पैट्रे क्या था, ला सिटीजन क्या था, ये सब। लिबरलिज्म, लिबरलिज्म का मतलब इट इज ए पॉलिटिकल एंड मोरल फिलोसफी विच इज बेस्ड ऑन द लिबर्टी, इक्वालिटी बिफोर अ लॉ एंड कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट। लिबरलिज्म का मतलब अगर कोई ऐसी सरकार है जो कि पूरे अच्छे तरीके से लिबर्टी दे रही है, इक्वालिटी बिफोर अ लॉ, कानून के सामने सबको इक्वल मान रही है, चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर है। अगर इसने रिच ने अगर मर्डर करा है तो उसको भी 10 साल का जेल होगा फॉर एग्जाम्पल, और अगर पुअर किया है तो 10 साल का जेल होगा। अगर ये कानून में लिखा गया तो सबके लिए सेम होगा। नेशन स्टेट के बारे में बात किया गया था, इसके बारे में ये बात किया गया था कि किस तरीके से कोई भी नेशन जो है वो अपने आप खड़ा हो सकता है और अपना उसका एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो और साथ ही साथ जोग्राफिकल एस्पेक्ट हो। जोग्राफिकल मतलब एक अपना बाउंड्री हो जहां पर वो सारा काम कर सके। ठीक है। तो नेशनलिज्म का फीलिंग को डेवलप करने के लिए एक वो लोग थे जो कंजर्वेटिज्म के नाम से जाने जाते थे। इट इज अ पॉलिटिकल एंड सोशल फिलॉसफी प्रमोटिंग अ ट्रेडिशनल सोशल इंस्टीट्यूशन इन कॉन्टेक्स्ट विद अ कल्चर एंड सिविलाइजेशन, जो अपने कल्चर और अपने सिविलाइजेशन को फॉलो कर रहे थे और दूसरे के सिविलाइजेशन को नहीं मान रहे थे। मतलब एक तरीके से अपना सिविलाइजेशन और अपने कल्चर को किस तरीके से बचा के लेके चला जाए, कंजर्व कैसे किया जाए, उनको बचाना और देश के साथ कैसे बढ़ाना, उसको कंजर्वेटिज्म के नाम से जाना गया। तो ये सब टर्म ना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग पूरे अच्छे तरीके से देखोगे तो। ठीक। अब देखते हैं हम लोग जो मेन पॉइंट है, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का बिगनिंग क्या हुआ और उसका साइलेंट फीचर्स क्या है। कि मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हमारा 10 साल चला है कि नहीं, 1789 से 1799 तक, तो वो हाउएवर द फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 वाज अ इन्फ्लुएंस इवेंट दैट मार्क्ड एज अ एज ऑफ रेवोल्यूशन इन यूरोप। जो यूरोप में एक तरीके से इसको बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट माना गया कि फ्रांस में पहली बार कोई मूवमेंट हुआ जो कि एक तरीके से हाँ मोनार्की के खिलाफ सबसे पहली बार। मोनार्की मतलब मैंने बोला कि जो अपने देश को या देश को जो कब्जे में रखना चाह रहा है, मतलब कानून को ना मानना सारी चीजों में, तो वो राजशाही हो गया। ठीक है। तो उसको डेमोक्रेटिक में बदलने के लिए, उसको डेमोक्रेटिक देश में बदलने के लिए, नेशन को बदलने के लिए सबसे पहली बार एक तरीके से रेवोल्यूशन लाया गया, फ्रेंच रेवोल्यूशन। देखो 1789 से पहले जो था वो मोनार्की सिस्टम था। ठीक है। द मेजर आउटकम ऑफ रेवोल्यूशन वाज अ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और जो इसका मेन मोटो था वो क्या था कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, अपना संविधान बनाना जिसको सब लोग फॉलो करके चले और सब लोग माने, और उसी को मतलब एक तरीके से, जैसे हमारे देश में क्या कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं, ना कोई रिलीजियस किताब है, ना कुछ है, ना भगवत गीता है, ना बाइबल है, ना कुरान है, सबसे ऊपर क्या है, संविधान है। ठीक है। उसके बाद ये सब सारी चीजें आती हैं। इट इज पेव्ड वे फॉर द अचीवमेंट ऑफ बिगर गोल, कि बिगर गोल को कैसे अचीव किया जाए, नेशन एक अपने देश को एक नया पहचान कैसे दिया जाए, और इसको नेशनलिज्म के फीलिंग से जोड़ा कैसे गया। तो ये सब सारी चीजें एक तरीके से नेशनलिस्ट के द्वारा किया गया फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर में। तो द रेवोल्यूशन ट्रांसफर्ड अ सॉवर्जिनिटी फ्रॉम अ मोनार्क, मतलब क्या, मोनार्क से ये रेवोल्यूशन सॉवर्जिनिटी की तरफ चला गया। मतलब एक तरीके से सब लोग साथ में आके कुछ अपने बेसिस पर करने का सोचा गया इन लोगों के द्वारा देश को आजाद करने का।
यहाँ दो जो आइडिया था वो बहुत फेमस था, एक फादरलैंड और एक ला सिटिजन, ठीक है, सिटीजन के बारे में, कि ये हम लोग इस देश के सिटीजन हैं और हम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे और ये हमारा फादरलैंड है। तो ये दो चीज़, ये दो कॉन्सेप्ट जो था वो बहुत फेमस हुआ, जो कि एक तरीके से नेशनलिज्म का फीलिंग जनरेट करने में मदद किया। कहाँ पर? फ्रेंच रेवोल्यूशन के तहत, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेशनल असेंबली है उसको रिनेम किया गया, मतलब नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाने लगा। जो स्टेट जनरल जैसे हमारा पार्लियामेंट है उसी तरीके से, कि प्रॉपर तरीके से जो भी इलेक्शन होगा वो वहाँ जाके जो भी एमपीज और एमएलएज होंगे या जो भी मेंबर होंगे इलेक्टेड मेंबर्स, वो जाकर नेशनल असेंबली में बैठेंगे, ठीक है। French armies moved into Holland, Belgium, Switzerland and Italy in 1790s with a promise to liberating the people from their despotic rulers। और एक तरीके से जो फ्रांस के आर्मी थे, फ्रांस में आज़ादी में, फ्रांस को एक तरीके से नेशनलिज्म का नेशनल मतलब एक आज़ाद नेशन, एक फ्री नेशन बनाने के बाद वो लोग हॉलैंड गए, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, इटली, जहाँ पर एक तरीके से 1790 में, और जाने के बाद उन्होंने ये बोला कि हम लोग आपको जो एक आपके ऊपर जो ये लोग जो मोनार्की सिस्टम चल रहा है वो हम लोग क्या करेंगे, आपको इससे छुटकारा दिलवाएंगे, ठीक है। तो आई होप सो फ्रेंच रेवोल्यूशन भी इस तरीके का रहा कि जिसकी वजह से पूरे यूरोप में एक खलबली सी मच गई। अब आता है कि नेपोलियन कौन थे भाई? 1769 से 1821 तक नेपोलियन जो थे वो रहे और रूल्ड फ्रांस, मतलब इन्होंने फ्रांस पर रूल करा 1799 से 1815 में, मतलब 1815 तक इन्होंने रूल करा। एज्यूम्ड एब्सोल्यूट पावर इन 1799 बाय बिकमिंग द फर्स्ट कंसोल। एक तरीके से ये वहाँ पर एब्सोल्यूट पावर के रूप में थे, मतलब वो किसी का बातें नहीं सुनते थे भाई। नेपोलियन एब्सोल्यूट पावर के रूप में वहाँ पर आया था और वो एक तरीके से थोड़ा सा तबाही मचाए हुए था। तो इंट्रोडक्शन ऑफ सिविल जो कोड इन्होंने लाया था 1804 में, ऑल्सो केम टू नोन एज अ नेपोलियन कोड। जो सिविल कोड है, अगर 1 मार्कर में आ गया तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि जो सिविल कोड है उसको नेपोलिक कोड के नाम से भी जाना गया। द कोड इस्टेब्लिश द इक्वालिटी बिफोर अ लॉ एंड ये कोड ये इस तरीके से लाया गया था कि सब लोगों को इक्वल माना जाएगा लॉ के सामने, किसी को एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोला जाएगा। एंड जो एबॉलिस्ड ऑल प्रिविलेज बेस्ड ऑन द बर्थ, कि जो भी बर्थ है बर्थ के हिसाब से, मतलब भाई हम यहाँ बर्थ लिए तो मतलब हमें ज़्यादा मिलना चाहिए, आपको कम मिलना चाहिए, वो सब नहीं। तो नेपाली कोड एक तरीके से अच्छा भी था, एक तरीके से बाद में जाकर ये थोड़ा डिस्टर्बेंस भी क्रिएट किया। इट वॉज एबॉलिश अ फ्यूडल सिस्टम, इसने फ्यूडल सिस्टम को हटाया और पीजेंट्स और जो भी फार्मर्स वगैरह थे उनको एक तरीके से मोटिवेट किया गया इस नेपोली कोड के थ्रू। एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वाज अप्रूव्ड, और जो ट्रांसपोर्टेशन था और जो कम्युनिकेशन सिस्टम था उसको भी लागू किया गया यहाँ पर। टैक्सेशन एंड सेंसरशिप वाज इम्पोज्ड, टैक्सेशन लगाया गया, सेंसरशिप लगाया गया। एंड मिलिट्री सर्विस वर मेड मैंडेटरी, और मिलिट्री सर्विस को भी मैंडेटरी किया गया। तो नेपोलिक या नेपोली कोड के बारे में पूछेगा तो ये आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर बिना कोई हिचकिचाहट के, ठीक है। तो आई होप सो ये चीज़ें यहाँ आपका कंप्लीट होगा। अब आते हैं क्या, लिबरलिज्म जो यूरोप में था वो कैसे कैसे आगे बढ़ा। तो ये हम लोग, यूरोप वाज डिवाइडेड इनटू सेवरल स्मॉल किंगडम्स, और जो कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन सिस्टम था वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। एंड पीपल फ्रॉम द डाइवर्स एथनिक ग्रुप लिव्ड इन द ईस्टर्न एंड द सेंट्रल यूरोप। जो सेंट्रल यूरोप था, मतलब यूरोप का जो बीच का पार्ट था, और जो ईस्टर्न यूरोप था, वहाँ पर ज़्यादातर जो लोग थे वो एक तरीके से वहाँ पर डाइवर्स एथनिक ग्रुप रहते थे, मतलब अलग अलग कास्ट के लोग, अलग अलग रिलीजन के लोग वहाँ पर रहते थे, अलग अलग लैंग्वेज बोलने के लोग, एथनिक मतलब अलग अलग लैंग्वेज जो स्पीक करते थे वो लोग रहते थे। द प्रोमिनेंट एम्पायर इन द यूरोप वेयर द ऑटोक्रेटिक ऑटोमन एम्पायर। जो प्रोमिनेंट एक तरीके से जो विश्वासी एम्पायर था वो था ऑटोमन एम्पायर, दैट रूल्ड ओवर द ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, जो कि सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में राज कर रहा था। एंड ग्रीस एंड हैम्सबर्ग एम्पायर दैट वाज रूल्ड बाय द ऑस्ट्रिया ओवर द ऑस्ट्रियन हंगरी, और ऑस्ट्रियन हंगरी भी वहाँ पर रूल्ड किया जा रहा था हैम्सबर्ग एम्पायर के द्वारा। मतलब हैम्सबर्ग एम्पायर जो ऑस्ट्रेलिया और हंगरी पर, और जो एक तरीके से ऑटोक्रेटिक ऑटोमन एम्पायर था वो रूल्ड ओवर द ईस्टर्न, सेंट्रल और ग्रीस, ठीक है। ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप और ग्रीस में जो रूल कर रहा था ऑटोमन एम्पायर, और जो ऑस्ट्रिया और हंगरी पर रूल कर रहा था वो हैम्सबर्ग एम्पायर, ठीक है। ये एक प्रोमिनेंट एम्पायर माना जाता था जो कि वहां पर उनका गढ़ था। क्लियर? तो ये चीज अगर आ गया तो आप लोग बता सकते हैं।
अब देखते हैं कि किस तरीके से कंजर्वेटिव्स और रिवॉल्यूशनरीज जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में आए वो किस तरीके से राइज हुआ, किस तरीके से उनके बीच में वो फीलिंग जनरेट हुआ, उसके बारे में देखते हैं। तो द मिडिल क्लास बिलीव दैट अ फ्रीडम एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल द इंडिविजुअल बिफोर द लॉ। जो मिडिल क्लास लोग थे वो लोग ये चाहते थे कि भाई सभी लोगों को इक्वल अधिकार मिले, किसी को ऐसा ना हो कि इक्वल और फ्रीडम ना मिले। तो आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट इन 1815, जब नेपोलियन बोनापार्ट को 1815 में हराया गया, तो द यूरोपियन गवर्नमेंट अडॉप्टेड द आइडिया ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो यूरोपियन गवर्नमेंट ने क्या किया, कंजर्वेटिज्म का जो कॉन्सेप्ट था उसको फॉलो किया गया कि हम लोग अपने देश को कंजर्व करके चलेंगे और हम लोग किसी के दूसरे के हाथ में ऐसे हाथ में नहीं देंगे जहां पर वो लोग हमारे ऊपर राज कर सके, जैसे ब्रिटिश हमारे ऊपर राज किया था, है कि नहीं। तो इसको कहानी के रूप में फटाफट सुनते जाओ, ठीक है। कंजर्वेटिज्म वाज अ पॉलिटिकल फिलॉसफी था जो कि इंपॉर्टेंट किस पर करता था कि हम लोग अपने ट्रेडिशन को स्टैब्लिश करेंगे, अपनी कस्टम को, और डेवलप करेंगे चेंजेस में, मतलब हम लोग अलग अलग चेंजेस लाएंगे जिसके थ्रू हम लोग अपने देश को आगे बढ़ा पाएं। तो आफ्टर 1815, अब ये जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो खत्म हुआ 1815 में। तो 1815 में के बाद क्या हुआ, सेवरल लिबरल्स बिगिंस अ वर्किंग इन अ सीक्रेट सोसाइटी, कि जो बहुत सारे लिबरल्स थे वो सीक्रेट सोसाइटी बना बनाकर एक तरीके से नेशनलिज्म का फीलिंग बढ़ाना शुरू किया गया। इन लोगों के द्वारा सीक्रेट सोसाइटी बनाया गया, क्या बनाया गया, सीक्रेट सोसाइटी बनाया गया आफ्टर 1950, जो कि एक तरीके से नेशनलिज्म को देख के चल रहा था। रिवॉल्यूशनरी हैज बीन एज अ थ्रेट टू रिस्टोर मोनार्की एंड हेंस अर्ज रिप्रेस्ड, एक तरीके से जो मोनार्की के हाथों से बचना, कि मतलब भाई जो बड़े बड़े लोग थे, जो मोनार्ची जो अपने फ्रांस को अपने कब्जे में लेना चाह रहे थे, यूरोप के बहुत सारे, तो उनसे बचने के लिए एक तरीके से सीक्रेट सोसाइटी करके ये सीक्रेट तरीके से मिशन चला रहे थे। तो उसमें ये बोला गया, एक नाम आता है गसिपी मजीनी, अ फेमस इटालियन रिवोल्यूशनरी वाज बोर्न इन 1807। गसिपी मजीनी जो थे वो 1807 में जो बॉर्न हुए थे वो जिनेवा में, ठीक है। ही वॉज अ पार्ट ऑफ सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड अ कार्बोनेरी, वो एक सीक्रेट सोसाइटी के पार्ट थे जिन्होंने एक तरीके से बहुत बढ़ावा दिया सीक्रेट सोसाइटी को, एंड फाउंडेड अ 2 अंडरग्राउंड सोसाइटी, और उन्होंने सीक्रेट सोसाइटी के में रहते हुए उन्होंने 2 अंडरग्राउंड सोसाइटी बनाई, है कि नहीं, जो कि यंग इटली इन मार्सेलिस और यंग यूरोप इन बर्न, मतलब 2 सोसाइटी बनाया गया, कहाँ, यंग इटली मतलब नहीं, यंग इटली इन मार्सेलिस और यंग यूरोप इन बर्न। तो एक तरीके से वो सीक्रेट सोसाइटी के भी पार्ट थे गसीपी मजीनी, और एक तरीके से उन्होंने 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज भी बनाया जो कि एक तरीके से वहां पर मतलब नेशनलिज्म का फीलिंग जनरेट किया, और एक तरीके से जो मोनार्की के लोग थे उनसे वो अलग होने के लिए, ठीक है। तो आई होप सो यहां तक क्लियर होगा। अब 1831 में देखो, मजीनी वॉज सेंट टू एक्साइल फॉर द अटेम्प्टिंग अ रेवोल्यूशन इन लिंगुरिया, उनको एक्साइल पर भेज दिया गया, मतलब उसको एक तरीके से नहीं बोलते हैं कि भाई आप यहाँ दिखना नहीं चाहिए, मतलब उनको एक तरीके से बहुत जो मोनार्की लोग थे उनसे टॉर्चर किया गया। मजीनी बिलीव्ड इन द यूनिफिकेशन ऑफ अ स्मॉल किंगडम, वो चाहते थे कि जो स्मॉल किंगडम है, जो छोटा छोटा जो कब्जा वाला जो राज्य है, जो किंगडम है, उसको अगर हम लोग फ्री करते जाएंगे ना, तो छोटे छोटे बोला जाता है कि बूंद बूंद से पूरा समंदर भरता है, या फिर बोला जाए कि एक घड़ा भरता है। तो वही चीज फॉलो किया गया गसीपी मजीनी के द्वारा। दिस सोसाइटी वे ज्वाइंड बाय लाइक माइंडेड यंग पीपल्स फ्रॉम द पोलैंड, और जो सोसाइटी इनके द्वारा फॉर्म किया गया था, चाहे सीक्रेट सोसाइटी हो, चाहे यंग इटली का सोसाइटी हो, या फिर यंग यूरोप का, ये लोग सब एक साथ आए जो यंग पीपल्स थे, और उन्होंने पोलैंड में, फ्रांस में, इटली में और जर्मनी में, एक तरीके से जर्मन के स्टेट्स पे ये लोग अच्छे तरीके से इन्होंने वहां पर फैलाना शुरू किया अपनी बातों को और अपनी कॉन्सेप्ट को। तो एक तरीके से जो तीर छोड़ा गया था इनके द्वारा, गसीपी मुजिनी के द्वारा, वो लोग पूरे यूथ में फैल गया था। तो आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा कि किस तरीके से कंजर्वेटिज्म बढ़ा, सीक्रेट सोसाइटी कैसे बढ़ा। तो यहाँ पर हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। तो नेपोलियन के बारे में मैंने बता रखा है पहले, तो यहाँ आप देख सकते हैं जो एब्सोल्यूट पावर को ही एज्यूम्ड एब्सोल्यूट पावर इन 1799 बाय बिकमिंग द फर्स्ट कंसोल। गसीपी मजीनी के बारे में बताएं कि वो 1807 में बॉर्न किए थे और जिनोवा में, ठीक है। इन्होंने सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे, और इन्होंने 2 अलग अलग सोसाइटी बनाई थी, यंग इटली और यंग यूरोप, ठीक है। तो यंग इटली और यंग यूरोप दोनों बनाया गया था। इसके ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये याद कर लेना। अब देखो थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्या क्या घटा पूरे दौरान में। अब 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था,
1797 में नेपोलियन इन्वेडेड इटली, मतलब जो नेपोलियन थे वो इटली आए थे एंड नेपोलिक वॉर बिगेन्स, और नेपोलिक वॉर वहाँ से स्टार्ट हुआ था। नेपोलिक र्यून फ्रांस, और नेपोलियन ने र्यून कर दिया फ्रांस को, और 1799 से 1815 तक कहीं ना कहीं वो फ्रांस में राज किए थे। ठीक है, उसके बाद नेपोली कोड आया जो कि एक तरीके से बेस्ड ऑन द रिबर्थ था, जो कि वो इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में बात करता था। फिर 1807 में गसिपी मेजिनी बॉर्न हुए थे, जो कि बहुत अच्छे तरीके से उनके बारे में वहां पर बताया गया, जो कि मैंने अभी बताया। ठीक है, नेपोलियन डिफीटेड बाय द यूरोपियन पावर, जो यूरोपियन पावर्स थे जो कंजर्वेटिज्म को फॉलो कर रहे थे, उनको एक तरीके से जीत मिली नेपोलियन से 1815 में, और 1815 के बाद मतलब कंजर्वेटिज्म का फीलिंग शुरुआत हो चुका था। और एक तरीके से जो ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिगन हुआ 1821 में, और 1831 में मजीनी को एग्जाइल पर भेज दिया गया था, जो कि लिंगुरिया में एक स्टेट है वहां पर, जहां पर वो उन्होंने वहां पर कुछ ऐसा किया था कि उनको लिबरेट करने के बारे में बात किया जा रहा था, तब उनको एग्जाइल पर भेज दिया गया। आई होप सो ये फर्स्ट वाला पार्ट जो आपका क्लियर होगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, यहाँ तक देखो, एक बार अच्छे तरीके से आप लोग समझना और अच्छे तरीके से एकदम बिल्कुल सुनते जाना, तो आप लोगों को समझ में बहुत अच्छे तरीके से आएगा। अब टॉपिक 2 क्या है, द एज ऑफ रिवॉल्यूशनरीज क्या था 1830 से, क्योंकि 1831 तक वहाँ हम लोगों ने पढ़ा, 1830 से 1848 तक क्या चला यूरोप में उसके बारे में पढ़ेंगे। द अपहिल दैट टुक प्लेस इन द फ्रांस, की क्या उतार चढ़ाव आया और किस तरीके से फ्रांस ने एक तरीके से वो जनरेट करी नेशनल फीलिंग को। तो नेशनल फीलिंग क्या था, नेशनल फीलिंग, द लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म बिकम एसोसिएटेड विद अ रिवॉल्यूशन। देखो नेशनलिज्म और लिबरलिज्म दोनों जो वर्ड था कि हम लोग लिबरेट कैसे हों, आज़ाद कैसे हों, और एक तरीके से हम लोग को नेशनलिज्म का भावना कैसे क्रिएट करना है, वो सब सारा मेनी रीजन्स ऑफ यूरोप सच एज इटालियन, जर्मन स्टेट, द प्रोविंसेस ऑफ ऑटोमन और आयरलैंड एंड पोलैंड, मतलब ये सब जितने भी अंपायर थे, ये जहाँ ये सब सारे स्टेट्स में नेशनल का फीलिंग धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। द फर्स्ट अपहिल, जो सबसे पहला जो ब्रेक थ्रू मिला वो मिला फ्रांस इन जुलाई 1830 में सबसे ब्रेक थ्रू मिला, जब बॉर्बन किंग हु वाज रिस्टोर्ड to the power during the conservative reaction after 1815 and now overthrown to the liberal revolutionary, मतलब क्या कि ओवरथ्रोन बाय अ लिबरल रिवॉल्यूशनरी, जो लिबरल लोग थे, जो कंजर्वेटिज्म लोग थे, उनके द्वारा जो बॉर्बन किंग को था उनको हटाया गया, ठीक है, पावर से, और एक तरीके से वो पहला एक तरीके से कदम था एक तरीके से आज़ादी की ओर फ्रांस का। द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ उसके बाद, अनदर जो कि नेशनलिज्म के फीलिंग को मोटिवेट किया, एंड कल्चर प्लेड अ इंपॉर्टेंट रोल, और वहाँ का कल्चर था और आर्ट था, पोइट्री था, स्टोरीज था, म्यूजिक था, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से नेशनलिज्म या नेशनलिस्ट फीलिंग को जनरेट करने की कोशिश की। रोमांटिसिज्म एक वर्ड आता है, रोमांटिसिज्म वो जो कल्चरल मूवमेंट, एक कल्चरल मूवमेंट था कि नहीं बोलते किसी से प्यार हो जाना, मतलब एक तरीके से अपने देश के प्रति प्यार, मतलब वो लड़का लड़की वाला प्यार नहीं, अपने देश के प्रति किस तरीके से प्यार हो। तो वो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स कैसे जनरेट हो, तो रोमांटिसिज्म से आया, जो कि लैंग्वेज टू प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल, जो वहाँ लैंग्वेज बोला गया, फ्रेंच लैंग्वेज या जो भी अलग अलग लैंग्वेज एथनिक लोग जो थे सबका सेंटिमेंट्स जुड़ता चला गया, और रशियन लैंग्वेज वाज इम्पोज्ड एवरीवेयर, और एक तरीके से रशियन लैंग्वेज को इम्पोज किया गया हर एक जगह। ठीक है, 1830 में सॉ राइज इन अ प्राइस, और 1830 में प्राइसेस वगैरह बढ़ गए थे बहुत सारी चीज़ों के, ठीक है, और पॉवर्टी यूरोप में बढ़ गया था। बिसाइड द पुअर अनएम्प्लॉयड स्टार्विंग पीजेंट्स जो थे फार्मर्स, वो भूखे मर रहे थे, और जो एजुकेटेड मिडिल क्लास पीपल्स थे वो उन्होंने भी बहुत सारे रिवोल्ट करे। तो ये सब सारा काम हुआ था 1830 के बाद। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 1848 में अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन केम टुगेदर इन अ फ्रैंकफर्ट में बहुत सारे लोग आए थे एंड डिसाइडेड टू वोट फॉर ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, और एक तरीके से वोटिंग को तवज्जो देने के बारे में कि हम लोग वोट करके हम लोग मेंबर्स को चुनेंगे, एंड एबल टू सरप्रेस अ लिबरल मूवमेंट इन 1848। और बहुत सारे जो कंट्रोवर्शियल बन रहा था इसमें, जहाँ का पॉलिटिकल राइट्स टू द वुमेन, ठीक है, बोला गया कि भाई वुमेन्स को पॉलिटिकल राइट दिया जाएगा, लेकिन बट कुड नॉट स्टोर इन द ओल्डर ऑर्डर, लेकिन उस तरीके से स्टोर नहीं हो पाया जिस तरीके से जो लिबरल्स थे उन्होंने सोचा था। लेकिन 1848 में नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रेवोल्यूशन, लेकिन 1848 में थोड़ा सा रेवोल्यूशन और जो डेमोक्रेटिक था उससे थोड़ा सा वो भटक गया था,
और ऑटोमन एम्पायर वाज वन ऑफ द माइटीएस्ट एंड लॉन्गेस्ट लास्टिंग डायनेस्टीज इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। जो ऑटोमन एम्पायर था, जो कि एक तरीके से सबसे हाईएस्ट जो था, वो एक तरीके से अंपायर माना जाता है, जो कि यूरोप में राज किया। द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इट इज अ सक्सेसफुल वॉर बाय द ग्रीक टू विन अ इंडिपेंडेंस फॉर अ ग्रीस फ्रॉम अ ऑटोमन एम्पायर। जो ऑटोमन अंपायर से जो ग्रीस के लोग थे, उन्होंने कहीं ना कहीं राजगद्दी छीनी, तो वो एक तरीके से वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला गया, जहां पर ग्रीक लोगों को एक तरीके से आज़ादी मिली। रोमांटिसिज्म एक कल्चरल मूवमेंट था, जो कि अपने देश के प्रति नेशनलिज्म का भावना जनरेट करने के लिए किया गया था। ये एक इंडिविजुअल इमेजिनेशन था, इंट्यूशन था, जो कि सर्च कर रहा था इंडिविजुअल राइट्स एंड लिबर्टी। इसके बारे में क्या बात हुआ था, मतलब मान लो हर एक लोग जो अपने इंडिविजुअल राइट के बारे में बात कर रहा था और एक लिबर्टी के बारे में बात कर रहा था, उसको किसके साथ जोड़ा गया, लिबरल रोमांटिसिज्म के थ्रू। ठीक है, तो आई होप सो रोमांटिसिज्म आपका यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा क्या है, अब यहाँ तक हम लोग को समझ में आ गया कि भाई किस तरीके से फ्रांस में भी थोड़ा सा नेशनलिज्म का फीलिंग आया। फिर हम लोगों ने ये भी देखा कि किस तरीके से थोड़ा सा ग्रीस ने ऑटोमन एम्पायर को हराया। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ हम लोग को समझ में आती है। 1830 में फर्स्ट अपील आया था फ्रांस में 1830 में, जहाँ पर पीरियड ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस भी आया था, जहाँ पॉवर्टी वगैरह बढ़ गया था, खाने की कमी हो गई थी और पीजियंस लोगों को स्टारवेशन झेलना पड़ रहा था, और मिडिल क्लास जो थे उन्होंने रिवोल्ट भी करा, जो भी एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग थे। ग्रीस को इंडिपेंडेंस कब मिला, 1832 में, और 1844 में जो कस्टम यूनियन फॉर्म किया गया पुरुषिया में, जो ट्रैफिक बैरियर को खत्म किया। टैरिफ बैरियर का मतलब होता है टैक्स वगैरह खत्म करना, तो टैक्स वगैरह खत्म किया गया पुरुषिया में जाके। ये सब सारा कहाँ का पार्ट है भाई, यूरोप का पार्ट है। तो आप लोग यूरोप को केंद्र में रख के देखिएगा, क्योंकि जो सकल होगा, जो सेकंड पार्ट होगा, उसमें मैं थोड़ा सा मैप भी दिखाऊंगा आप लोगों को, ताकि आप लोगों को और भी क्लैरिटी आए। यहाँ तक आप लोग एक बार मतलब बेसिक्स वाली चीजें समझ लेना है। ठीक है, 1848 में जो मिडिल क्लास पीपल थे डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंटेटिव्स, और एक तरीके से सारे लोग मिलकर आके एक डिमांडेड नेशन स्टेट्स के, अपने नेशन को एक नेशन स्टेट का दर्जा दिलाने के लिए सारे लोग एक तरीके से निकल के आए। तो आई होप तो ये पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से 1850 से स्टार्ट करा, और बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने 1848 तक देखा। उसके आगे भी हम लोगों ने देखा, फ्रेंच के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, रोमांटिसिज्म के हम लोगों ने बारे में पढ़ा, गुसिपी मजीनी के बारे में पढ़ा। ठीक है, गुसिपी मजीनी, फेडरिक सॉरियो के बारे में पढ़ा। तो ये सब सारा इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आप लोगों को लर्न होने चाहिए। और इसको क्या 32 मिनट का वीडियो है भाई, 35 मिनट का वीडियो है। तो आप लोग अगर ये 35 मिनट में आप लोगों का आधा चैप्टर कंप्लीट हो जा रहा है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। ठीक है, तो आप लोग इसी तरीके से कल भी आप जुड़ना नहीं भूलिएगा, क्योंकि कल आएगा पार्ट 2 इसी का। और इसी तरीके से मैंने जो भी मास्टर प्लान में डिस्कस करा है वो सब सारा एक एक कर आप लोगों को मिलता चला जाएगा। ठीक है, और टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि टेलीग्राम में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह शेयर किया जाता है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए।